नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज समसामयिक की घटना चक्र में आर्थिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है, उस पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके पहले हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो उसका चैप्टर है, उस पे हमने क्लास ले चुका हूँ और आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके करंट अफ़ेयर्स में। तो साथ ही साथ करंट अफ़ेयर्स अभी देखा जाए तो चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ या वो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में अगर इसका वेटेज देखा जाए तो 25 से 35% क्वेश्चन जो है आपका करंट अफ़ेयर्स में आता है, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स से आता है और यूपीएससी, पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में देखा जाए तो वहाँ आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी यहाँ से जो है सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है और या तो सीधा-सीधा या तो जो है उसका कुछ पोर्शन जो है करंट अफ़ेयर से जुड़ा रहता है, ठीक है? तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य, इसमें जो-जो चैप्टर जो-जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में आपको प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह क्वेश्चन आएँगे, किस तरह से आ रहा है एग्ज़ाम में, पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में, तो उस पे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? साथ ही साथ दोस्तों आज का जो क्लास होगा इसका पीडीएफ भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल से जो है आपको नंबर दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है खाद्यान्न उत्पादन और अंतिम अनुमान 2024 और 25 में। तो ये भारत सरकार का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है अनुमान लगाता है कि भारत में हर साल जो है कितना फसल उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है सीधा-सीधा यूपी पीसीएस, यूपीएससी में जो है यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पीसीएस में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है कि कुल खाद्यान्न में जो है कौन-सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे है। उसमें पहला, दूसरा या इस तरह से जो है तीसरा या क्रम से भी पूछ लेता है। कई बार एक ही टाइप का पूछेगा कि कौन-सा राज्य पहले स्थान पे है या तो उसका ऑर्डर क्रम में पूछ लेता है, 3-4 राज्यों का वो पूछ लेगा, कौन पहले, दूसरे, तीसरे, उसका क्रम जो है कैसा रहता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाता है। तो इसमें देखिए जैसे 2024-25 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन-सा है? शीर्ष राज्य आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो है 17.85%, मध्य प्रदेश 13.04%, पंजाब 9.16, राजस्थान 7.15 और तेलंगाना 6.05%, ठीक है? तो एक तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो है जैसे यहाँ पे दिया है कि चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्थल जो है बढ़कर 1501.84 लाख टन उत्पादन इसका हो गया, जो पिछले साल से जो है 123.59 जो है लाख टन अधिक है, ठीक है? तो इस तरह से भी दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, भारत का उत्पादन चावल में जो है प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है या भारत में जो है चावल के उत्पादन में कौन-सा राज्य प्रथम है, द्वितीय है? इस तरह से भी जो है क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन में भारत जो है 2024-25 में 1779.4 लाख टन उत्पादन इसका हो गया। पिछले साल से 46.53 लाख टन जो है अधिक है, ठीक है? और गेहूँ उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन-कौन से हैं? उत्तर प्रदेश 13% के नियर अबाउट, तेलंगाना 11% 62%, पश्चिम बंगाल 10.67%, पंजाब 9.56%, छत्तीसगढ़ 6.90%, ठीक है? गेहूँ के उत्पादन में कौन-सा राज्य कितना परसेंटेज है? उत्तर प्रदेश 30% के अबव, मध्य प्रदेश 20%, पंजाब 15%, हरियाणा 9% और राजस्थान 9%, ठीक है? दलहन, तिलहन उत्पादन में भी जो है वृद्धि हुआ है। तो दलहन के उत्पादन में जो है कौन-सा राज्य पहले स्थान पे है? देखते हैं। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश 20% एवं
महाराष्ट्र 19%, राजस्थान 15% एवं उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात जो है आपका 7%। तिलहन उत्पादन में भी जो है वृद्धि हुआ है। 429.89 लाख जो है अनुमान लगाया गया। तो तिलहन में जो है कौन सा राज्य पहले स्थान पे? राजस्थान 21.41%, मध्य प्रदेश 19.19%, महाराष्ट्र 18.13%, गुजरात 17.84%, उत्तर प्रदेश 7.18। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर से देखा जाए तो एक तो आ, कौन से फसल में कौन सा राज्य किस पोजीशन पे है, इस तरह से पूछता है। और भारत जो है उस फसल में कौन सा स्थान रखता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से दूसरे राष्ट्रों से कंपेयर करके स्टेटमेंट के रूप में जो है इस तरह से बनाता है वो प्रश्न में। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य प्रमुख फसलों में शीर्ष जो उत्पादक राज्य हैं कौन सा? महाराष्ट्र आपका 26%, मध्य प्रदेश 18, राजस्थान 18, गुजरात 14%, उत्तर प्रदेश 7%। ठीक है, सोयाबीन में ये जो एकल फसल जो है, जैसे चावल, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, चना, ये सब एकल फसल जो है उसमें भी जो है कई बार किसी राज्य के संबंध में पूछ सकता है, कौन सा राज्य प्रथम द्वितीय है, या भारत के संदर्भ में भी दूसरे देशों से पूछ सकता है कि भारत का इस फसल में कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, तो सोयाबीन में देखिए महाराष्ट्र 48%, मध्य प्रदेश 35, राजस्थान 7%, कर्नाटक 3%, गुजरात 3%। ठीक है, मूंगफली में गुजरात 43%, राजस्थान 17, मध्य प्रदेश 12, तमिलनाडु 6%, उत्तर प्रदेश 4%। रैपसीड एवं सरसों के क्षेत्र में राजस्थान 42, उत्तर प्रदेश 19, हरियाणा 11, मध्य प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 6%। गन्ना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है 48%, महाराष्ट्र 24%, कर्नाटक 10%, गुजरात 3%, तमिलनाडु 2%। कपास के क्षेत्र में महाराष्ट्र 24%, गुजरात 24%, और तेलंगाना 19, कर्नाटक 7%, राजस्थान 6%। ठीक है, अन्य प्रमुख फसलों के उत्पादन में जो है कौन सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से है। दोस्तों यहाँ पे एक टाइप से और क्वेश्चन पीसीएस में खासकर पूछता है, या यूपीएससी में भी कई बार पूछता है। आपको जो है कौन से फसल उत्पादन में जो है वो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है, दूसरे उत्पादन के कंपेयर में पूछेगा कि इसमें उत्पादन बढ़ रहा है, इसमें उत्पादन ये घट रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी में भी आता है, पीसीएस में भी पूछता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मोटे अनाज जो है पहले 639.21 जो है लाख टन था। अब ये कितना हो गया? 569.36 लाख टन हो गया। ठीक है, तो यहाँ मोटे अनाज में जो है आपका देखा जाए तो इसमें जो है कमी हुई है। ठीक है, मक्का आपका जो है पहले 2024-25 में, नहीं, यहाँ पे जो है वृद्धि हुआ है। यहाँ पे 24-25 है और इधर 23-24 है। ठीक है, उल्टा ये डेट दिया है। तो मोटे अनाज में जो है 639 अब हो रहा है, पहले जो है 569 पहले था, तो इसमें वृद्धि हुआ है। मक्का में भी 434 जो है आज के समय में हो रहा है, और 376 पहले था, तो यहाँ पे भी जो है वृद्धि हुआ है। तो इसका जो है मात्रा खासकर इसको ध्यान में रखिए, मोटा-मोटा तौर से इसको तो आंकड़ा पूरी तरह से याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में रखिए कि कौन से फसल का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, एक दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, यहाँ पे मोटा अनाज मक्का देख लिए, पोषक अनाज या श्री अन्य में जो है इसमें देखा जाए तो 185 लाख टन, चना में 111, मूंग में 42, तूर में 36, सोयाबीन 152, मूंगफली 119, रेपसीड एवं सरसों 126, गन्ना 4546, कपास 297, पटसन एवं रिश्ता
88, ठीक है? तो इसमें जो है एक तो मात्रा जो है पूछेगा कि इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है? और दूसरा ये भी पूछ लेता है कि जैसे चना का मूँग मूँग से जो है कंपेयर कर देगा। भारत भारत जो है चना का इस बार फसल में मात्रा में जो है मूँग से कम उत्पादन हुआ या मूँग से ज़्यादा हुआ है। इस तरह से जो है एक-दूसरे से कंपेयर भी पूछता है, यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में खासकर, ठीक है? आगे देखते हैं। वी राइज़ पहल, वी राइज़ पहल क्या है? 17 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफ़ॉर्म और डीपी वर्ड्स द्वारा संयुक्त रूप से वी राइज़ महिला उद्यमी समावेशी और सतत उद्योगों की पुनर्कल्पना नामक पहल की घोषणा की गई। पहल का उद्देश्य भारत की महिला उद्यमों को व्यापार सुविधा, मेंटरशिप और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक विस्तार में सक्षम बनाना है। उल्लेखनीय है कि यह पहल डब्ल्यूईपी की अवार्ड टू रिवार्ड व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, ठीक है? वी-राइज़ पहल के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर महिला उद्यमिता मंच की मिशन निदेशक अन्ना राय द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम की उपस्थिति में किया गया, ठीक है? आगे देखते हैं। महिला उद्यमिता मंच को वर्ष 2018 में नीति आयोग में एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म के रूप में इनक्यूबेट किया गया और 2022 में इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। प्लेटफ़ॉर्म से 19,000 महिला उद्यमी जुड़ी हैं और 47 प्लस सार्वजनिक निजी भागीदारी इसमें सम्मिलित हैं। महिला उद्यमिता मंच 6 प्रमुख इकोसिस्टम वृत्त तक फाइनेंस, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण, कौशल विकास, मेंटरिंग एवं नेटवर्किंग, अनुपालन एवं कानूनी सहायता, व्यवसाय विकास सेवाओं पर एक सक्षम कर्ता के रूप में कार्य करता है, ताकि महिला नेतृत्व विकास को गति दिया जा सके, ठीक है? महिला उद्यमिता मंच ने 2025 में अन्य अवार्ड टू रिवार्ड पहलों जैसे एम्पावर हर बीच, सपनों की उड़ान के माध्यम से मेंटरशिप, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता आदि पर भी काम किया है, जो अवार्ड टू रिवार्ड के प्लग एंड प्ले ढांचे का विस्तार करता है, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में जो है महिला मंच डब्ल्यूईपी क्या है और इस पहल को कौन-कौन से आयोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इसको जो है ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है। लिप्स पहल क्या है? लिप्स पहल में जो है सबसे पहले ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि लिप्स पहल है क्या और ये किस डेट को जो है इसको लॉन्च किया गया? तो ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है इसमें इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स के लिए खासकर। 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स का पहल का जो है शुभारंभ किया गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर इस पहल की शुभारंभ किया। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता का मानकीकरण करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 व पीएम शक्ति के समग्र दृष्टिकोण के साथ संरेखण स्थापित करना है, ठीक है? सबसे पहले लिप्स जो है कौन से मंत्रालय से जुड़ा है? ये मंत्रालय भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है? और लिप्स का पूरा नाम क्या है? ये वनडे एग्ज़ाम में जो है इस तरह से पूछ सकता है लिप्स का पूरा नाम, तो इसको वनडे एग्ज़ाम वाले ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो है इसको जो है कौन-सा डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है? जैसे उद्योग संवर्धन एवं और आंतरिक व्यापार विभाग जो है, इसकी एक पहल है। लिप्स जो है इसी डिपार्टमेंट का पहल है। तो ये डिपार्टमेंट का नाम भी प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है। ठीक है?
आगे देखते हैं। लिप्स की संकल्पना देश के लॉजिस्टिक उद्योग में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली, नवाचार, नेतृत्व को पहचानने, सम्मानित करने के लिए विकसित की गई। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, लिप्स है, लिप्स एक संकल्पना है, वो आपको जो है डिजिटल इंडिया के बारे में पूछ सकता है। ऑप्शन बना देगा उसमें डिजिटल इंडिया और उद्योगों में, और साथ ही साथ जो है अ, क्या नाम से नवाचार के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरह से आपको जो है कई ऑप्शन बना देगा, तो उसमें एक ऑप्शन लॉजिस्टिक भी दे देगा। तो इस तरह से जो है आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है, लिप्स है, वहाँ पे कई टाइप के जो है आपको ऑप्शन बना सकता है। आगे देखते हैं, यह पहल लॉजिस्टिक क्षेत्र की व्यापक श्रेणियों को समाहित करती है, जिसमें हवाई, सड़क, समुद्री और रेल मालवाहक ऑपरेटर, वेयरहाउस सेवा प्रदाता, कृषि, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एमएसएमई, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह पहल ईएसजी, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एवं हरित लॉजिस्टिक पर विशेष बल देती है। सरकार, उद्योग, अकादमी जगत के सहयोग एवं समन्वय से दक्षता, पारदर्शिता, लचीलापन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। लिप्स 2025 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो लिप्स में जो है 13 श्रेणी जो है इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक कोर लॉजिस्टिक, एसएम, एमएसएमई, स्टार्टअप, संस्थान, विशेष श्रेणी, तो इतने क्षेत्रों में जो है इसमें काम ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो है नागरिक पंजीकरण प्रणाली। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक वैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहले किस टाइप की व्यवस्था है ये? वैधानिक व्यवस्था आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। वैधानिक व्यवस्था है या संवैधानिक व्यवस्था है या कानूनी व्यवस्था है? तो इस तरह से जो है आपको ऑप्शन बना सकता है, जिसके माध्यम से देश में होने वाले जन्म, मृत्यु, मृत जन्म की घटनाओं का निरंतर, अस्थायी, अनिवार्य अभिलेखन किया जाता है। इन अभिलेखों से निर्मित महत्वपूर्ण सांख्यिकी आधार नीति निर्माण, जन स्वास्थ्य, निगरानी तथा विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक आवश्यक साक्ष्य देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के समवर्ती सूची में एंट्री, कंकरेंट लिस्ट में एंट्री 30 के अंतर्गत विटल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ समाहित है। अतः इस विषय पर संघ और राज्य दोनों विधायी कानून जो है इस पे बना सकते हैं। ठीक है, और यही सीआरएस का संवैधानिक आधार है। तो इस रिपोर्ट में जो है देखिए, कुल जन्मों में पुरुष जो जन्म लिए थे वो 52.4%, महिला जन्म जो है 47.6% जो है जन्म लिए थे। 2023 में कुल पंजीकृत जन्मों की संख्या 2022 के 254.4 लाख से घटकर 252.1 लाख 1 लाख हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल पंजीकृत घटनाओं के क्रम में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज करने वाला राज्य कौन था? अरुणाचल प्रदेश 1085, नागालैंड 1007, गोवा 973, लद्दाख 972, त्रिपुरा 972, केरल जो है 976। तो यहाँ पे ये लिंगानुपात जो है इसका क्रम पूछ सकता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हुआ और कौन से राज्य में जो है कम हुआ। कुल पंजीकृत घटना के क्रम संदर्भ में जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात, तो ये ऊपर वाला उच्चतम हो गया, न्यूनतम वाले कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड 899, बिहार में 900, तेलंगाना 906 है। ठीक है, शिशु मृत्यु के मामलों में शहरी क्षेत्रों का हिस्सा 85.7 और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 14% रहा है। तो यहाँ से जो है फैक्ट पूछ सकता है सीधा सीधा कि लिंगानुपात कहाँ पे है सबसे ज्यादा,
मृत्यु, शिशु मृत्यु कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, गाँव में या शहर में? तो यहाँ पे प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। भारत ईएफटीए व्यापार समझौता, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में और मेंस के लिए जो है खासकर इम्पोर्टेंस है। ये यूरोपियन संघ से भारत का किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में संबंध बढ़ रहा है आगे, तो वो जो है ये इसलिए जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंस हो जाता है क्योंकि भारत का यूरोप से संबंध जो है काफ़ी सुधार हुआ पहले से। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। 1 अक्टूबर 2025 को यह समझौता भारत की विदेश व्यापार नीति में निर्णायक साबित होगा। यूरोप के 4 विकसित देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया गया यह पहला मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में एक है। ठीक है? तो जो देश समझौता किए उसमें जो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जो है ये सारे देश हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2025 से लागू इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन का निवेश लाना, 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना इस एग्रीमेंट का जो है मेन मकसद है। ईएफटीए के 4 सदस्य देशों ने पहले 10 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने और उसके अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 50 अरब डॉलर बढ़ाने का प्रतिबद्धता जताई। ठीक है? ईएफटीए क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये ईएफटीए आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में तत्कालीन 7 सदस्यीय देशों द्वारा आपसी मुक्त व्यापार आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। यह यूरोपीय संघ से अलग व्यवस्था है। ठीक है? तो ईएफटीए जो है यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके जो सदस्य देश हैं उसमें जो है आपको ऑप्शन बना सकता है कि इसमें से कौन-सा देश शामिल है। तो ये प्रीलिम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए टीईपीए क्या है? टीईपीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता का एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है जिसमें भारत द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार निवेश, रोजगार सृजन और बाध्यकारी संकल्प जाहिर किया गया है। ठीक है? तो इसमें जो कुछ खास इम्पोर्टेंट जो था प्रीलिम्स के लिए बता दिए। आगे देखते हैं निर्यात में तीव्र वृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का निर्यात 2.5% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का निर्यात वैश्विक विकास से आगे बढ़कर 7.1% 2024 में की दर से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की प्रगति का संकेत है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी 2015 में 19.8% से बढ़कर 2024 में 21.2% हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात की बढ़ती प्रासंगिकता को बताता है। ठीक है? तो प्रीलिम्स में जो है दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है भारत का दुनिया के कंपेयर में कितना परसेंटेज जो है वृद्धि हो रहा है तेजी से। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। और भारत का सकल घरेलू उत्पाद में जो है निर्यात की भूमिका कितना परसेंटेज है? पहले जो है कितना था और अब के समय में कितना हो गया? यहाँ से इस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं। अगस्त-अप्रैल 2025 में वस्तुगत निर्यात का हिस्सेदारी 53.09% तथा सेवा निर्यात का हिस्सेदारी 46.9% रहा। ठीक है? सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष 2025-26 में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जो निर्यात का जो टारगेट है भारत का $1 ट्रिलियन जो है 2025-26 में
करने का निर्धारण किया गया, जिसमें 34.61% पहले ही 5 वर्षों में पहले ही 5 महीनों में हासिल कर लिया गया, ठीक है? कैलेंडर वर्ष 2024 में 4.1% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व स्तर पर कपड़ा परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है? आगे देखते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में सेवा के क्षेत्र में ओल्ड फार ओल्ड ओल्ड वार हार्स ओल्ड वार हार्स के रूप में संदर्भित किया गया था, जो इसकी निरंतर ताकत और अर्थव्यवस्था को चलाने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। आगे देखते हैं, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। देश के लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, जो अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को मजबूत करते हैं। भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक रैंक 2018 में 44 से बढ़कर 2023 में 38 हो गया, ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भारत की उन्नति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। विगत 100 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण ने 24 लाख नौकरियों का सृजन किया, ठीक है? 2024-25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के शीर्ष निर्यातक गंतव्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली है। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, ये क्या योजना है ये? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22,919 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में 1,15,351 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश प्रतिबद्धता दर्ज किए गए हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना से वर्ष 2030-31 तक $500 बिलियन के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम में भारत की यात्रा में तेजी आने की उम्मीद है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता, डाउनलोडिंग के संदर्भ में सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट तथा 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोगकर्ता वाला देश बन गया। तो ये आपको प्रीलिम्स में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ ही साथ जो है ये मेंस के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंस है। डिजिटल इंडिया का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है इस समय, तो मेंस में जो है यहाँ से क्वेश्चन आप आ सकता है। 2014-15 में अपनी जरूरत का 78% आयात करने से लेकर आज लगभग सभी उपकरणों का घरेलू स्तर पर निर्माण करने तक भारत ने मोबाइल उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया, ठीक है? तो मोबाइल में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है या भारत सेल्फ निर्भर है, मतलब आत्मनिर्भर है, तो यहाँ से भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी तिमाही में भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया, ठीक है? पहले अमेरिका को चीन जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता था, लेकिन अब भारत जो है उसमें पहला स्थान आ गया। तो यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण यशोभूमि नई दिल्ली में अक्टूबर 2025 में आयोजित किया। ये जो है ये सम्मेलन जो हुआ, इसको जो है आपका प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंस है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग हेतु एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका लक्ष्य 2025 तक ESDM से $400 बिलियन का राजस्व प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है? ये दोनों स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा, एक तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है,
ठीक है? और दूसरी बात, कौन-सा यूनिकॉर्न सबसे पहले स्थान पे है और इस बार जो है कितना यूनिकॉर्न है दूसरे देशों के कंपेयर में, भारत का कौन-सा पोज़ीशन है, इतने टाइप के जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है? एएसके प्राइवेट वेल्थ और हारून इंडिया द्वारा सितंबर 2025 में अपनी 5वीं फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2000 के बाद स्थापित भारतीय स्टार्टअप्स को रैंकिंग प्रदान किया गया है। रैंकिंग प्राप्त इन कंपनियों का मूल्यांकन कम से कम 1710 करोड़ है, जो अभी तक सार्वजनिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है। भारत ने 2025 की सूची में पूर्व की तुलना में 11 और यूनिकॉर्न जोड़े। यूनिकॉर्न कुल संख्या बढ़कर इस समय 73 हो गया। ठीक है? जैसे एआई एआई टेक, नवी टेक्नोलॉजी, रैपिडो और नेत्रडीन, जुम्बटेल, ड्राबी बॉक्स, वर्डे जैसे ये सारे जो है इतने नए जुड़े हैं। यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप होता है जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। यूनिकॉर्न होता है तो उसमें ऑप्शन बना देगा 1 बिलियन डॉलर से अधिक या 1 बिलियन डॉलर से कम कमाने वाले, 1 बिलियन या उससे 5 बिलियन 10 से, इस तरह से ऑप्शन बना सकता है। आगे देखते हैं। भारत के सबसे युवा यूनिकॉर्न संस्थापक जेप्टो के केवल बोहरा और आदित्य पालीचा हैं। ये भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। विकसित भारत के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण। विकसित भारत के लिए महिला का सशक्तिकरण, यहाँ पे जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। महिला सशक्तिकरण आपका यूपीएससी और पीसीएस दोनों मेंस में भी है और प्रीलिम्स में जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। वि विकासशील भारत वर्ष 2047 तक के एक विकसित भारत की संकल्पना करता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, भारत विकसित देश बनने की संकल्पना कब तक किया है? तो 2047 तक, जिसमें महिलाओं के आर्थिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्हें शिक्षा, कौशल, सुरक्षा, उद्यमिता के ज़रिए सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय विकास के लिए नारी शक्ति को साकार किया जा सके। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की राह में प्रमुख स्तंभों में से एक है, कार्यबल में महिलाओं की कम से कम 70% भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वे भारतीय विकास की गाथा में समान हितधारक बन सकें। ठीक है? तो यहाँ पे जो हाँ प्रीलिम्स में आपको ज़रूरत होगा हम आपको बताते चलेंगे। महिला कार्यबल भागीदारी दर में खासी वृद्धि दर्ज किया गया। 2017-18 में 2017-18 से 2023-24 के मध्य महिला रोजगार दर करीब 2 गुना हो गया। ठीक है? तो ये 2 गुना जो हो गया है, ये आपका यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी बहुत ज़रूरी ये फैक्ट पूछ सकता है। ठीक है? तो महिला रोजगार जो है 2017-18 से 2023-24 के बीच में रोजगार कितना हो गया? 2 गुना। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक महिला श्रम भागीदारी दर एलएफपीआर 2017-18 में 23% परसेंटेज से बढ़कर 23-24 में ये 41% हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे भी परसेंटेज में जो है वृद्धि हुआ या कमी आई, इस तरह से भी स्टेटमेंट आपको बना सकता है एग्जाम में। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40% हो गया। ठीक है? ये परसेंटेज बढ़ा है। अब यहाँ स्टेटमेंट में कम हो गया, इस तरह से बना सकता है। और एलएफपीआर 23% से बढ़ के 41% 0.7% जो है हो गया। ठीक है? आगे देखते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में भारत ने ब्रिक्स देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि की। 2015 और 24 के बीच में भारत की महिला श्रम भागीदारी दर में 23% से अधिक वृद्धि हुई है। इसके उलट ब्राजील, चीन और रूस में या तो आंकड़े स्थिर हैं या उसमें मामूली गिरावट आई, जबकि दक्षिण अफ्रीका में मामूली वृद्धि किया गया। तो ब्रिक्स के संदर्भ में भी जो है ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि महिला श्रम भागीदारी में
कौन-सा देश जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट बना सकता है प्रीलिम्स में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संशोधित 2017 में यह अधिनियम महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करता है, जिसे वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इस अधिनियम में सरोगेट माताओं के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को समर्थन और बढ़ावा देना है। ठीक है? आगे देखते हैं। मातृत्व अवकाश प्रदान करने वाले के अलावा अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि 50 या अधिक कर्मचारी वाले नियोक्ता को कार्यस्थल पर एक शिशु गृह, जिसको क्रेच बोलते हैं, स्थापित करना और उनका रख-रखाव करना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने अपने उदार भुगतान वाले 182 दिनों के मातृत्व अवकाश प्रावधानों के चलते खास स्थान बनाया है, जो समूहों में दूसरा सबसे लंबा अवकाश है, ठीक है? और भारत से आगे केवल ईरान है, जो 270 दिनों का अवकाश देता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी प्रीलिम्स में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। और मिशन शक्ति के बारे में देखते हैं। प्रभावी 1 अप्रैल 2022 से ये डेट जो है ये आपका पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मंत्रालय कौन-सा लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई को मजबूत करना, ठीक है? मिशन शक्ति के 2 भाग हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल में सुरक्षा एवं संरक्षा, सामर्थ्य में सशक्तिकरण एवं पुनर्वास। इस मिशन का मकसद दिव्यांग, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले कमजोर समूहों सहित सभी महिलाओं और लड़कियों को, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके समग्र विकास सशक्तिकरण के लिए अल्प अल्पकालिक, दीर्घकालिक सेवाएँ जानकारी प्रदान करना। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्ट है। ठीक है? आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ योजना है, कौन-कौन सी योजनाएँ कौन-कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, इसके बारे में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वित्त मंत्रालय। स्टैंड अप इंडिया, वित्त मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाइज किरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नव्या, युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौशल एवं विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये जो है ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। ब्रिक्स महिला विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार लैंगिक वेतन समानता 2024 आंकड़े के मामले में भारत विश्व स्तर पर 120वें स्थान पर है, जो ब्राज़ील 118, ईरान 114, दक्षिण अफ्रीका 113वें जैसे समकक्षों के लगभग बराबर है। जबकि चीन 14वें, संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें से जो है पीछे है, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्ट था। आगे देखते हैं। वैश्विक बाल गरीबी का विश्लेषण, विश्व बैंक और यूनिसेफ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीलिम्स में ये टॉपिक जो है मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी, पीसीएस के लिए। ये सोशल जस्टिस में ये टॉपिक आ जाएगा, सोशल जस्टिस। और साथ ही साथ जो है आईआर में भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। और प्रीलिम्स में जो ये रिपोर्ट जो है कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है और वो आंकड़े क्या हैं? बाल गरीबी के बारे में जो आंकड़े हैं वो क्या बढ़ा है, घटा है भारत में, उसके संदर्भ में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 2025 में विश्व बैंक और यूनिसेफ ने संयुक्त अध्ययन चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पुअर हाउसहोल्ड ने वर्ष 2014 से 24 के बीच वैश्विक क्षेत्रीय चयनित देशों में मौद्रिक बाल गरीबी के रुझानों का आकलन किया। यह अध्ययन 2021 की नई क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 348 डॉलर प्रतिदिन का उपयोग करता है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? वैश्विक बैंक और यूनिसेफ मिलके, ठीक है। वो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। $3 प्रतिदिन 2021 की क्रय क्षमता के अनुसार, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के अनुसार पूर्ण मौद्रिक गरीबी में रहने वाले लोगों की पहचान करता है, ठीक है। $8.30 प्रतिदिन 2021 की पीपीपी उच्च जीवन लागत और बुनियादी कल्याण की अपेक्षाओं वाले देशों में गरीबी की आकलन करने के लिए एक उच्च सीमा है, ठीक है। 2024 तक जारी आंकड़ा जो है लगभग 412 मिलियन बच्चे या वैश्विक बाल जनसंख्या का 19% से अधिक $3 प्रतिदिन से कम पर गुजारा कर रहे हैं। यह 2017 के 507 मिलियन या वैश्विक बाल जनसंख्या का 24% से कम है। तो ये फैक्ट जो है आपका प्रीलिम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बच्चे वैश्विक जनसंख्या का लगभग 30% होते हुए भी अत्यधिक गरीब जनसंख्या में आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। ये भी प्रीलिम्स के लिए जो है स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। उप-सहारा अफ्रीका में 2024 में अत्यधिक बाल गरीबी दर 52% है। दुनिया के अत्यधिक गरीब बच्चों में से लगभग तीन चौथाई यहीं पे रहते हैं। क्षेत्र की बाल आबादी में हिस्सेदारी 23% है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। दक्षिण एशिया में उल्लेखनीय प्रगति किया है, जिसमें 2014 में चरम बाल गरीबी दर को लगभग 25% से घटकर 2024 में 8% से थोड़ा अधिक 8% जो है परसेंटेज हो गया। दुनिया के लिए हालिया अनुमानों के अनुसार 2014 से 24 के बीच में अत्यधिक बाल गरीबी 25% से 5% तक घटी है। 2022 के सर्वे वर्ष में यह 8.4% रहा। $8.30 रेखा पर दक्षिण एशिया में 2014 के 93.4% से 2024 में 84.8% बच्चे अभी भी गरीबी में हैं, जो आर्थिक असुरक्षा का विस्तार दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। यूरोपीय एवं मध्य एशिया में $8 प्रतिदिन पर आधारित बाल गरीबी दर लगभग 19% से घटकर 10% हो गया। ये भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। मध्य एवं पूर्व उत्तरी अफ्रीका एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस प्रवृत्ति में उलटफेर हुआ है। यमन में बिगड़ती आजीविका के कारण अत्यधिक बाल गरीबी लगभग 2 गुनी हो गई है। 2024 में 7% से बढ़कर 2024 में 13% से कुछ अधिक हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंस। आगे देखते हैं। बाल गरीबी क्या है? सबसे पहले ये जानिए। ये भी स्टेटमेंट के रूप में प्रीलिम्स में पूछ सकता है। जब कोई ऐसे परिवार में रहता है जिसका उपभोग आय अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसमें 2 तरह से समझते हैं, मौद्रिक गरीबी और बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मौद्रिक गरीबी दैनिक उपभोग आय पर आधारित होती है, जबकि बहुआयामी गरीबी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आवास, ईंधन, जल, स्वच्छता आदि अभावों का संयुक्त मापन करता है, ठीक है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, यह वह रूपांतरण दर है जिस पर अलग-अलग देशों की मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति समान मान ली जाती है, ताकि कीमत स्तर के फर्क को हटाकर तुलना हो सके, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी पूछ चुका है, ठीक है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका में भारतीय रुपए में ऋण लेने की अनुमति दी गई है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय अधिकृत डीलर बैंकों और उनकी विदेशी शाखाओं को अब नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भागीदारी रुपए में ऋण लेने की अनुमति मिल चुकी है, जो एक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और
भारतीय रुपए की विदेशों में भूमिका को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा पार व्यापार को सरल बनाना, दक्षिण एशिया में भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना। आरबीआई की 1 अक्टूबर 2025 की नीति घोषणा में स्पष्ट किया गया था कि यह निर्णय आईएनआर और स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन-देन के निपटाने को बढ़ावा देने, अन्य मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया ताकि आईएनआर की क्षेत्रीय तरलता लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है? तो ये प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंस है और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भारत में 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची फोर्ब्स तो ये सूची प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है और कौन पहले स्थान पे आया, कौन जो है कौन उसका क्रम भी पूछ सकता है कई बार। तो देखते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची इंडियाज 100 रिचेस्ट जारी किया गया, ठीक है? इंडियाज 100 रिचेस्ट कौन जारी करता है? फोर्ब्स। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 अमीरों की संपत्ति में कमी आई है, ठीक है? अब यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकता है 100 अमीरों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, इस तरह से स्टेटमेंट बना सकता है। इनकी नेटवर्थ 9% गिरकर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गई, जबकि विगत वर्ष इनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। तो सूची में जो है शीर्ष स्थान कौन किसको मिला? मुकेश अंबानी 105 बिलियन डॉलर, गौतम अडानी परिवार 92, सावित्री जिंदल परिवार 40, सुनील मित्तल एवं परिवार 34, शिव नाडर 33। इस सूची में जिंदल समूह की सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपको जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम, यहाँ पे ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत में बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी बनाने के लिए बैंक कार्य विधि संशोधन अधिनियम 2025 द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 संसद में पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन अंतरण अधिनियम 1970-80 में समयानुकूल संशोधन लाता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य बैंकों की सुशासन व्यवस्था, जमाकर्ताओं, निवेशकों की सुरक्षा, अंकेक्षण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना। इस संशोधन अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी किए गए हैं और अब नामांकन संबंधी प्रावधान 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं, ठीक है? इसमें जो प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है हम आपको बताते चलेंगे। बैंकों में पर्याप्त हित की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ तक कर दिया गया, जो 1968 के बाद पहली बार बदलाव किया गया इसमें, ठीक है? ये प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंस है। सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर अन्य निदेशकों का अब अधिकतम सतत कार्यकाल 10 वर्ष, पहले 8 वर्ष था, कर दिया गया, ठीक है? ये भी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। इससे सहकारी क्षेत्र में बोर्ड स्थिरता एवं 97 संविधान संशोधन की भावना का बेहतर अनुपालन संभव होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक अपने ग्राहकों के 7 वर्षों की अवधि तक अनपेड, अनक्लेम्ड रहे शेयर, ब्याज, बॉन्ड रिडेम्पशन की राशि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऐसे ग्राहक निवेशक जिनकी राशि आईईपीएफ में चली गई है, वे कंपनी अधिनियम 2013 की नियमावली के अनुसार क्लेम्ड रिफंड मांग कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक
का निर्धारण अब स्वयं बैंक करेंगे। इसके लिए संशोधन करके पुराने प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारण को बदला गया है, ठीक है? आरबीआई और बैंकों के लिए पक्ष की नई परिभाषा प्रत्येक कैलेंडर माह की 1 से 15 तारीख और 16 तारीख से माह के अंतिम दिन तक किए जाने का प्रावधान है, ठीक है? उल्लेखनीय है बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 के पक्ष की परिभाषा में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के लागू होने की तिथि अभी अधिसूचित नहीं किया गया। आरबीआई द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। ये इस बोर्ड का गठन कब हुआ और इस बोर्ड में कौन-कौन से मेंबर होंगे और इसका उद्देश्य क्या है? ये इस तरह से जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली की निगरानी और नियमन को सशक्त बनाने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का गठन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत किया गया है। यह पुराने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का स्थान लेता है। पीआरबी के गठन का उद्देश्य भारत में भुगतान प्रणाली के संचालन में बेहतर समन्वय, सरकारी सहभागिता तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। यह बोर्ड आरबीआई की गवर्नर अध्यक्षता में गठित किया गया है और इसमें आरबीआई के 3 सदस्य, केंद्र सरकार के 3 सदस्य नामित प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भुगतान प्रणाली को नियमन और प्रभावी बनाएंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में वित्त अधिनियम 2017 द्वारा किए गए तत्संबंधी संशोधनों 9 मई 2025 से प्रभावी हुए के तहत इसका गठन किया गया। कौन से एक्ट के तहत गठन किया गया? ये एक्ट जो है प्रीलिम्स में पूछ सकता है। आरबीआई द्वारा भुगतान विनियामक बोर्ड 2025 को 20 मई 2025 को अधिसूचित किया गया था। ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और पीआरबी के 6 सदस्यों का बोर्ड है। इसमें कितने सदस्य हैं ये भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर अध्यक्ष, डिप्टी गवर्नर, भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रभावी, आरबीआई का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे, ठीक है? पहली बार पीआरबी के 3 सरकारी नामित सदस्य शामिल किए गए हैं, जबकि पूर्व बीपीएसएस बोर्ड में कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस फैक्ट है। अध्यक्ष जो है गवर्नर होंगे आरबीआई के। आरबीआई डिप्टी गवर्नर भुगतान एवं निपटान प्रणाली के होंगे। आरबीआई के केंद्र बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 विशेषज्ञ, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन, ठीक है? पीआरबी का कार्य क्षेत्र सभी प्रकार की भुगतान प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैर इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू तथा सीमा पार का विनियामक पर्यवेक्षण करना है, जिसमें लाइसेंस प्राधिकरण जारी करना, मानक निर्धारण, संचालन की निगरानी, जोखिम प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण, उल्लंघन की स्थिति में दंड प्रक्रिया शामिल है। पीआरबी भुगतान प्रणालियों के नियम बनाने, लाइसेंस जारी करने, पर्यवेक्षण तथा निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगा, जिसमें भुगतान प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित हो सके। बोर्ड की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होगा। फैसले बहुमत से लिए जाएंगे। बराबर वोट होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, ठीक है? ये फैक्ट सभी जो है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। पीआरबी को आरबीआई के भुगतान निपटान प्रणाली विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का समर्थन प्राप्त है, जो इसे सीधे रिपोर्ट करेगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्यों का चयन योग्यता यथा भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा एवं विधि आदि क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, विशेषज्ञता के आधार पर सामान्यतः 4 वर्ष के लिए किए जाने का प्रावधान है।
पीआरबी का उद्देश्य भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र को विश्व स्तरीय, सुरक्षित, नवाचारी और समन्वित बनाना है। इससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गति मिले। भुगतान विनियामक बोर्ड के गठन से भारत में पेमेंट सिस्टम विनियमन का केंद्रीकरण हुआ है, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। जवाबदेही में वृद्धि, स्पष्ट संस्थागत जिम्मेदारी, बेहतर समन्वय, आरबीआई और सरकार के बीच प्रभावी सहयोग, नीति निर्माण में दक्षता, त्वरित प्रभावी नीतिगत निर्णय, नवाचार को बढ़ावा, डिजिटल भुगतान में समाधानों का विकास करना। ठीक है। भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन भारत के डिजिटल भुगतान परितंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह बोर्ड न केवल भुगतान प्रणालियों को बेहतर नियमन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकार और आरबीआई के बीच समन्वय को भी मजबूत करेगा। पीआरबी के गठन से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने, डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसमें जो ये मेंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंस है। गरीबी वाला चैप्टर जो है सोशल जस्टिस में जो है टॉपिक है, तो यहाँ पे जो है मेंस में भी एक इम्पोर्टेंस है टॉपिक, और प्रीलिम्स में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस। सबसे पहले यह सूचकांक कौन जारी करता है, भारत का उसमें पोजीशन क्या है, दूसरे देशों के कंपेयर में पहले बढ़ा है, घटा है, उस तरह से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक का विकास 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानक मानव विकास पहल OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय SDRO द्वारा किया गया था। ठीक है। यह सूचकांक गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की एक साथ कई वंचनाओं के आधार पर मापता है। 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG में से SDG 1 नो पॉवर्टी वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूपों में उन्मूलन से संबंधित है। SDG 1 को प्राप्त करने की दिशा में हो रही प्रगति को मापने का एक साधन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। 2010 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक विश्व के 100 से अधिक देशों में व्याप्त गरीबी की गंभीर स्थिति तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है। तो ये कितने इसके मापन के जो है क्या क्या आधार हैं, ये भी जो है प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। रिपोर्ट का केंद्रीय विषय कठिनाइयों का अतिव्यापन, गरीबी और जलवायु खतरे, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स है। ठीक है। 6.3 बिलियन लोगों में 1.148 बिलियन लोग 18% से अधिक गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। 1.148 बिलियन गरीब लोगों में से आधी से अधिक जनसंख्या लगभग 51% 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ये भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। 1.148 बिलियन गरीबी लोगों का 2/3 लगभग 740 मिलियन या 65% मध्यम आय देशों में निवासित हैं, जो वहां की जनसंख्या का औसत 13% जो है लगभग है। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अल्पाय देशों में कुल गरीबी का 35% निवासित हैं। ठीक है। हालांकि वहां की जनसंख्या का यह औसतन 62.5% है। सभी गरीब लोगों के लगभग 90.5% निम्न या मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में रहते हैं। 1.148 बिलियन बहुआयामी गरीब लोगों में से 565 बिलियन लोग 49% के एवं उप सहारा अफ्रीका में निवासित करते हैं। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी पीसीएस वगैरह दोनों। जबकि बहुआयामी गरीबी लोगों की लगभग 390 मिलियन
34% जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवासित करती है। ठीक है। स्पष्ट है कि विश्व की बहुआयामी रूप से 83.2% जनसंख्या उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में निवास करती है। ये भी इम्पोर्टेंस है। भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। भारत का एमपीआई वर्ष 2005-06 में 0.283 से घटकर 2015-16 में 0.122 तथा 2019-21 में 0.069 हो गया है। ठीक है। भारत में 2005-06 के बहुआयामी गरीबी इस स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645 मिलियन 55% थी, जो 2015-16 में घटकर 27% तथा 2019-21 में यह 16% के एबव हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। बहुआयामी गरीबी की 83.5% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का 54.9% ही निवासित है। तो इसमें जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इम्पोर्टेंस था। तो सर्वाधिक गरीबी वाले शीर्ष देश कौन से? भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त रूप से 5 देशों में बहुआयामी रूप से गरीब 1.14 मिलियन लोगों की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। ये 5 जो देश हैं, इसमें जितने भी गरीबी हैं पूरे विश्व में, उसमें लगभग आधा जनसंख्या जो है इन 5 देशों में केवल है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो पैरामीटर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य में जो है पोषण और बाल मृत्यु दर, शिक्षा में स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, जीवन स्तर, ईंधन, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, विद्युत, घर और संपत्ति को ध्यान में रखा जाता है। और ये सारी रिपोर्ट जो है देखिए एसडीजी कौन-कौन से एसडीजी में आते हैं उसको भी दिया है। पोषण एसडीजी 2, बाल मृत्यु एसडीजी 3, स्कूल शिक्षा 4, ईंधन 7, स्वच्छता 6, शुद्ध पेयजल 6, विद्युत 7, घर 11, संपत्ति 1। ठीक है। सऊदी अरब में काफिला प्रणाली की समाप्ति। ये काफिला प्रणाली क्या है? इसके बारे में आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। सऊदी अरब ने लगभग 7 दशक पुरानी काफिला प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर अनुबंध आधारित श्रमिक प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, जो अक्टूबर 2025 तक चरणबद्ध रूप में प्रभावी हो गई। यह खाड़ी क्षेत्र में श्रमिक अधिकारों के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। यह निर्णय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, विदेशी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करना। इस ऐतिहासिक सुधार में लगभग 13 मिलियन प्रवासी श्रमिक, जिनमें 2.6 मिलियन भारतीय भी शामिल हैं, सीधे लाभान्वित होंगे। काफिला प्रणाली की शुरुआत 1950 के दशक में हुआ, जब सऊदी अरब में तेल उछाल के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। स्पॉन्सरशिप आधारित इस व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी श्रमिकों की निगरानी और प्रबंधन करना था। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक विदेशी श्रमिकों का कानूनी दर्जा पूरी तरह से उनके काफिल, जो स्थानीय नियोक्ता या प्रयोजक से जुड़ा होता था। वीजा, रिहाइश और नौकरी तीनों पर काफिल का जो है नियंत्रण रहता था। काफिला प्रणाली में श्रमिकों को अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बिना काफिल की अनुमति के श्रमिक न तो नौकरी बदल सकता था, न देश छोड़ सकता था, न ही किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकता था। यह व्यवस्था पूरी तरह से नियोक्ता पर निर्भर बना देती थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने लंबे समय से इस प्रणाली को शोषणकारी
आधुनिक गुलामी का जो है समान बताया था। नई व्यवस्था के तहत श्रमिक अब नियोक्ता की अनुमति के बिना नौकरी स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा देश के बाहर जाने के लिए एग्जिट री-एंट्री वीज़ा हेतु नियोक्ता निर्भरता की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई, जो पहले श्रमिकों की आवाजाही में एक बड़ा जो है बाधा बनता था। सऊदी अरब की विजन 2030 योजना मानवीकरण और आर्थिक विविधीकरण लक्ष्य को अभिन्न अंग है। इस योजना का मुख्य फोकस एक पारदर्शी, न्यायपूर्ण, आधुनिक श्रम बाजार स्थापित करना जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। उल्लेखनीय है खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सदस्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है इसमें से कौन-कौन से देश हैं। के देशों में सर्वप्रथम बहरीन ने 2009 में काफिला प्रणाली को काफ़ी हद तक बदल और समाप्त कर दिया था। उसने श्रमिकों और श्रम प्राधिकरण के माध्यम से प्रायोजित करना शुरू किया और नौकरी बदलने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी। उसके बाद कतर 2020 में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बाध्यता कम या समाप्त करके श्रमिकों के लिए नौकरी बदलने की अपेक्षाकृत आसान रास्ता बनाया। प्रधानमंत्री धान कृषि योजना, ये जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री धान कृषि योजना भारत के कृषि परिदृश्य में संतृप्ति आधारित अभिसरण के माध्यम से परिवर्तन लाने का एक मिशन मोड कार्यक्रम है। इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था और 16 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी प्रदान किया गया। योजना 2025-26 से 6 वर्षों तक लॉन्च होगी। इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ है। ठीक है। 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धान कृषि योजना की शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले ये डेट जो है इसको याद कर लिए, ये प्रीलिम्स में पूछता है। उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसी तिथि 11 अक्टूबर 2025 को कृषि से संबंधित एक दूसरी योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किया गया था। ठीक है। इसी डेट को कौन सी योजना? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। योजना का केंद्र बिंदु 100 ऐसे जिले हैं जहां कृषि उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम मध्यम स्तर पर है और संस्थागत ऋण का वितरण अपेक्षाकृत कम है। अर्थात इस योजना के तहत कमजोर कृषि मैट्रिक्स वाले जिलों का चयन किया गया है। योजना सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। इससे 1.7 करोड़ किसान को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान है। 2018 में शुरू आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों पूर्व में 115 जिले का शीघ्र प्रभावी रूप से रूपांतरण करता है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना कब शुरू किया गया था? 2018 में जनवरी। तो ये भी फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। पीएमडीडीकेवाई का उद्देश्य बहुआयामी ग्रामीण विकास के रूप में कार्य करना है। इसका प्रमुख 5 मुख्य उद्देश्य है। कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार किया जाएगा, फसल विविधीकरण सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलवायु जोखिम घाटे एवं आय में स्थिरता आए। कटाई पश्चात भंडारण क्षमता ग्राम पंचायत व ब्लॉक स्तर पर बढ़ाई जाएगी ताकि किसानों में कमी आए, ताकि नुकसान में जो है कमी आए। विश्वसनीय सिंचाई और संरचना विकास कर जल उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। किसानों को अल्पकालिक दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर पहुंच सक्षम बनाया जाएगा।
इस प्रयासों का उद्देश्य न केवल कृषि में आय में सुधार करना बल्कि जलवायु प्रतिरोधी, बाजार उन्मुख कृषि प्रणालियों को भी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ की गई पीएम जन धन कृषि योजना तथा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत कुल संयुक्त परिव्यय 35,440 करोड़ है, जो किसानों के कल्याण हेतु समर्पित किया गया। ध्यातव्य है, यह योजना केवल कृषि पर ही नहीं बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित होगा। इस योजना के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ उत्पादकता में वृद्धि, कृषि संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन, स्थानीय आजीविका सृजन, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर प्राप्ति। इनाम प्लेटफॉर्म का विस्तार, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है। भारत सरकार कृषि किसान कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के दायरे को विस्तार को और मजबूत किया गया, जिसमें इस मंच का प्रयोग योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई। जोड़ी गई नई वस्तुएं ग्रीन टी, चाय, अश्वगंधा की सूखी जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर तेल, मेथा ऑयल, वर्जिन जैतून का तेल, लैवेंडर के सूखे तेल को शामिल किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला चैप्टर हम आपको जो है साइंस एवं टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है घटनाक्रम का, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।